Hello everyone, welcome to my channel. Let's start today with our another chapter of history. Today I will start with chapter 11, New Empires and Kingdoms. So in this chapter we will get to know about the new empires and kingdoms. Let's start with Arvind plays a king. Arvind had been chosen to act as a king in the school play. He had expected to march solemnly in splendid robes, to twirl his mustaches and wield the silver paper wrapped sword with gusto. Imagine his surprise when he was told he would also have to sit and play a veena and recite poetry. A musician king? Who was that? He wondered. So, अरविंद को चुना गया किंग का रोल निभाने के लिए स्कूल के एक प्ले में। उसने क्या सोचा कि उसको बहुत अच्छे अच्छे क्लोथ पहनने को मिलेंगे, मार्च करने को मिलेगा, अपनी मूछों को ट्वर्ल करने को मिलेगा, घुमाने को मिलेगा और चांदी के कागज में लिपटी तलवार को जोश के साथ लहराने को मिलेगा। ये सब उसने सोचा था, पर उसको वो शौक क्यों हो गया? ये सुन के शौक हो गया कि उससे कहा गया कि उसे बैठकर वीणा बजाना होगा और कविता भी सुनानी होगी। तो उसने सोचा, म्यूजिशियन किंग, एक संगीत का राजा, वह कौन था? सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर टू नो अबाउट दिस म्यूजिशियन किंग। प्रशस्तिस एंड व्हाट दे टेल अस। प्रशस्तियां और वो हमें क्या बताती हैं। Arvind was supposed to be acting as Samudragupta, a famous ruler of a dynasty known as the Guptas. तो अरविंद को किस रूलर के जैसे एक्टिंग करनी थी? समुद्रगुप्त रूलर, जो कि फेमस रूलर थे गुप्ता डायनेस्टी के। We know about Samudragupta from a long inscription inscribed on the Ashokan pillar at Allahabad. It was composed as a kavya by Harishen, who was a poet and a minister at the court of Samudragupta. तो समुद्रगुप्त के बारे में हमें इलाहाबाद में जो अशोक पिल्लर है वहाँ के इंस्क्रिप्शन से पता चलता है। और हरिशेन ने एक काव्य की रचना की थी जो एक कवि और समुद्रगुप्त के दरबार में मंत्री थे। हरिशेन was a poet and minister at the court of Samudragupta. So, this inscription is of a special kind known as a prashasti, a Sanskrit word meaning in praise of. तो ये इंस्क्रिप्शन एक स्पेशल काइंड की थी जिसको प्रशस्ति का नाम दिया गया था और इसका मतलब था इन प्रेज ऑफ। प्रशस्ति मीन्स in praise of, means स्तुति करना। While Prashastis were composed for some of rulers such as Gautamiputra Sri Satakarni, they became far more important from the time of the Gupta. प्रशस्ति और रूलर्स के लिए भी लिखी गई थी जैसे कि गौतमीपुत्र श्री सतकर्णी के लिए। Now, समुद्रगुप्त प्रशस्ति। Let us see what समुद्रगुप्त प्रशस्ति tells us. अब हम देखते हैं कि समुद्रगुप्त की प्रशस्ति से हमको क्या देखने को मिला। The poet praised the king in glowing terms as a warrior, as a king who win victories in battle, who was learned and the best of poets. He is also described as equal to the gods. So समुद्रगुप्त की प्रशस्ति में पोएट ने बहुत ही प्रशंसा की है, बहुत ही अच्छा लिखा है किंग के बारे में। तो देखते हैं क्या क्या लिखा है। पोएट ने लिखा है कि युद्ध में जीत हासिल करने वाले राजा, एज अ वॉरियर, एज अ किंग हु वॉन विक्ट्रीज इन बैटल, विद्वान और सर्वश्रेष्ठ कवियों में से एक के रूप में राजा की प्रशंसा की है, हु वॉज लर्न एंड द बेस्ट ऑफ पोएट्स। ही इज ऑल्सो डिस्क्राइब्ड एज इक्वल टू द गॉड, भगवान के बराबर का दर्जा दिया है पोएट ने समुद्रगुप्त को। द प्रशस्ति वॉज composed in very long sentences. बहुत बड़े बड़े सेंटेंसेस में प्रशस्ति को लिखा गया है। एंड हियर इज अ पार्ट ऑफ वन सच सेंटेंस। तो अब हम देखते हैं समुद्रगुप्त की प्रशस्ति में से एक सेंटेंस। Whose body was most charming, being covered with the plenteous beauty of the marks of hundreds of scars caused by battle axes, arrows, spikes, spears, barbed darts,
swords, iron clubs, javelins, barbed arrows, long arrows, and many other weapons. जिसका शरीर युद्ध कुल्हाड़ियों, तीरों, कीलों, भालों, कटीले तीरों, तलवारों, लोहे के कल्बों, भाले, लंबे तीरों और कई अन्य हथियारों से बने सैकड़ों घावों के निशानों की प्रचुर सुंदरता से ढका हुआ सबसे आकर्षक था। ये लिखा है समुद्रगुप्त के बारे में एज अ वॉरियर इन द प्रशस्ति बाय पोइट हरीश सेन। Now, if you look at map 7, you will notice an area shaded in green. And also you will find a series of red dots along the east coast. And you will find areas marked in purple and blue as well. So let's see map 7 at page 113. So this is map 7. Here we can see an area in green, area in blue, area in purple, and even the red dots along the east coast. This is a map showing important cities and kingdom. You can even take a screenshot of this map for the reference purpose. Now, so this map is based on information provided in the प्रशस्ति. So ये map based है उस जो प्रशस्ति में information दी गई है उसके ऊपर. Harishen describes 4 different kinds of rulers and tells us about समुद्रगुप्त policies toward them. हरीशेन ने प्रशस्ति में 4 अलग अलग टाइप के रूलर्स के बारे में बताया है और उन अलग अलग रूलर्स की क्या क्या अलग अलग पॉलिसीज थी समुद्रगुप्त की उन रूलर्स के लिए वो लिखी गई है प्रशस्ति में. So 4 different kinds of rulers and समुद्रगुप्त policy towards them. First, the rulers of Aryavarta. So the rulers of Aryavarta were of this area, the green shaded area, rulers of Aryavarta. So इनके लिए क्या पॉलिसी थी? There were 9 rulers who were uprooted and their kingdoms were made a part of Samudragupt's empire. So 9 rulers थे जिनको उखाड़ के फेंका गया और उनके राज्य को समुद्रगुप्त के साम्राज्य का हिस्सा बना दिया गया. So the rulers of Aryavarta in the green shade. Next, the rulers of Dakshinpath. So the rulers of Dakshinpath were these red dots along the east coast. We have seen in the last chapter Dakshinpath means the southern region of the subcontinent. So they surrendered to Samudragupta after being defeated and he then allowed them to rule again. तो उन्होंने समुद्रगुप्त के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और समुद्रगुप्त ने उन्हें फिर से शासन करने की अनुमति दे दी. Allowed them to rule again. Now, the inner circle of neighboring states including Assam, coastal Bengal, Nepal and a number of gunsungs in northwest marked purple on the map. So, inner circle of neighboring states marked purple. So, this was the inner state. What does this includes? Assam, coastal Bengal, Nepal and a number of gunsungs. So they brought tribute, followed his order and attended his court. वे श्रद्धांजलि लेकर आए, उनके आदेश को पालन किया और उनके दरबार में उपस्थित हुए. Now last, the rulers of the outlying areas. The rulers of outlying areas mean the rulers of this blue area. Perhaps the descendants of Kushanas and Shakas and ruler of Sri Lanka who submitted to him and offered daughters in marriage. So, कुशानों और शाकास के वंशज थे और श्रीलंका के शासक जिन्होंने उनकी अधीनता स्वीकार की और अपनी बेटियों से विवाह की पेशकश की. The descendants of Kushanas and Shakas and ruler of Sri Lanka who submitted to him and offered daughters in marriage. So here we have an image of the king who played the veena. These are the images of the king who played the veena, and these are the images on the gold coins
where Samudragupta has been shown playing Veena. You can see it playing Veena. Next, genealogies. But before that, we will first read about Vikram Samvat. The era beginning in the 58 BCE is traditionally associated with Gupta king Chandragupta II, who had founded it as a mark of victory over the Shakas and assumed the title of Vikram Aditya. जो era शुरू हुआ 58 BCE में वो एसोसिएटेड है गुप्ता किंग चंद्रगुप्त II के साथ, क्योंकि उन्होंने वो ईरा को मार्क किया एज अ विक्ट्री ओवर शाकाज एंड टाइटल दे दिया विक्रम आदित्य. The Vikram Samvat has also been adopted alongside the Gregorian calendar as the national calendar by independent India. जो अभी हम कैलेंडर देख रहे हैं उसके alongside विक्रम संवत को भी अडॉप्ट किया गया. We can say Vikram Samvat as our Hindu calendar. Now, genealogies. Most Prashastis also mention the ancestors of the ruler. बहुत सारी प्रशस्तिस में जो रूलर के ancestors थे, बड़े बुजुर्ग थे, उनका भी जिक्र किया गया है. This one mentions Samudragupta's great-grandfather, grandfather, father and mother. So, प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के परदादा, दादा, पिता और माता का भी वर्णन देखने को मिला. His mother Kumara Devi belonged to the Lichvigan, while his father Chandragupta was the first ruler of the Gupta dynasty to adopt the grand title of Maharaj Adhiraj, a title that Samudragupta also used. जो समुद्रगुप्त की मदर थी उनका नाम था कुमारा देवी, जो कि बिलोंग करती थी लिच्छवीगण को, एंड उनके फादर थे चंद्रगुप्त, जो कि फर्स्ट रूलर थे गुप्ता डायनेस्टी के, जिनको ग्रैंड टाइटल मिला था महाराज आधिराज का, जो कि समुद्रगुप्त ने भी यूज किया. His great-grandfather and grandfather are mentioned simply as Maharajas. It seems as if the family gradually rose to importance. But उनके परदादा और दादा ने simply महाराजा का टाइटल ही यूज किया, एंड ये देखने को मिला कि धीरे धीरे फैमिली की इम्पोर्टेंस है वो इंक्रीज हो गई, महाराजा से महाराज अधिराज. Samudragupta in turn figures in the genealogies of later rulers of the dynasty such as his son Chandragupta II. We know about him from inscriptions and coins. He led an expedition to western India where he overcame the last of the Shakas. So, उनके बेटे का नाम था चंद्रगुप्त II एंड हमने बहुत सारे इंस्क्रिप्शन एंड कॉइन से समुद्रगुप्त के बारे में जानना. वो वेस्टर्न इंडिया की तरफ गए जहाँ पे उन्होंने लास्ट शाकास को ओवरकम किया, लास्ट शाकास पे विजय प्राप्त की. According to later belief, his court was full of learned people including Kalidas the poet and Aryabhat the astronomer. बहुत मान्यता है कि उनके दरबार विद्वान लोगों से भरा हुआ था, जैसे कि कवि कालिदास एंड एस्ट्रोनॉमर आर्यभट्ट. Harshvardhan and the Harshcharit. While we can learn about the Gupta rulers from their inscriptions and coins, we can find out about some kings from biographies. बहुत सारे गुप्ता रूलर्स के बारे में हम इंस्क्रिप्शन और कॉइन से जान सकते हैं, बट कुछ किंग्स की बायोग्राफीज भी देखने को मिली. Harshvardhan, who ruled nearly 1400 years ago, was one such ruler. ऐसे ही एक रूलर है हर्षवर्धन, जिन्होंने रूल किया लगभग 1400 साल पहले. उनकी भी बायोग्राफी देखने को मिली. His court poet बनभट्ट wrote his biography The हर्षचरित्र. तो उनके कोर्ट पोएट थे जिनका नाम था बनभट्ट, उन्होंने उनकी बायोग्राफी लिखी एंड उस बायोग्राफी को नाम दिया द हर्षचरित्र, एंड वो लिखी गई इन संस्कृत. This gives us the genealogy of Harsh and ends with his becoming king. तो ऐसे ही हमको हर्ष के बारे में पता चला, उनकी genealogy के बारे में पता चला एंड लास्ट में उनके किंग बनने तक का पूरा सफर हमको देखने को मिला. Xuanzang also spent a lot of time at Harsh's court and left a detailed account of what he saw. Xuanzang एक चाइनीज पिलग्रिम ने बहुत टाइम अपना बिताया हर्ष के कोर्ट में एंड उसके बाद उन्होंने
डिटेल्ड अकाउंट भी लिखा कि उन्होंने वहां पे क्या क्या देखा, एंड ये हमने अपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा भी है। Harsh was not the eldest son of his father but became king of Thanesar after both his father and elder brother died. हर्ष सबसे बड़े बेटे तो नहीं थे अपने फादर के, बट वो किंग ऑफ थानेसर बने उनके फादर और एल्डर ब्रदर की डेथ के बाद। His brother-in-law was the ruler of Kannauj and he was killed by the ruler of Bengal. उनके brother-in-law जो थे वो कन्नौज के रूलर थे एंड उनको रूलर ऑफ बंगाल ने मार दिया था। Harsh took over the kingdom of Kannauj and then led an army against the ruler of Bengal. हर्ष ने कन्नौज किंगडम को टुक ओवर किया एंड फिर अपनी आर्मी को बंगाल रूलर के अगेंस्ट लेके गए। Although he was successful in East and conquered both Magध and Bengal, he was not as successful elsewhere. उनको सक्सेस मिली ईस्ट में एंड दोनों मगध और बंगाल को कंकर कर लिया, पर कहीं और उनकी सक्सेस देखने को नहीं मिली। He tried to cross Narmada to march into Deccan, but was stopped by a ruler belonging to the Chalukya dynasty, Pulakeshin II. उन्होंने डेक्कन जाने की भी कोशिश की नर्मदा नदी को क्रॉस करके, पर बीच में ही उनको चालुक्य रूलर पुलकेशिन II ने रोक लिया। Now we will see about the Pallavas, Chalukyas and Pulakeshin Prashasti. The Pallavas and Chalukyas were the most important ruling dynasties in South India during this period. Pallavas and Chalukyas South India में बहुत important ruling dynasties थी इस period में। The kingdom of the Pallavas spread from the region around their capital Kanchipuram to the Kaveri Delta, while that of Chalukyas was centered around Raichur, Doab, between rivers Krishna and Tungabhadra. जो पल्लवास का किंगडम था वो स्प्रेड हुआ था उनकी कैपिटल कांचीपुरम से कावेरी डेल्टा तक, एंड चालुक्यास का जो सेंटर था वो था रायचूर दोआब के अराउंड। Doab means two rivers, means between rivers Krishna and Tungabhadra. So, Pallava spread from region around their capital Kanchipuram to the Kaveri Delta, while that of Chalukyas was centered around Raichur Doab, means between two rivers. These two rivers were River Krishna and River Tungabhadra. A whole. The capital of Chalukyas was an important trading center. It developed as a religious center with a number of temples. So Aihole चालुक्यास की कैपिटल थी एंड वो बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर बन गया। वो उसको रिलीजियस सेंटर की तरह डेवलप हुआ जहाँ पे बहुत सारे टेम्पल्स देखने को मिले। The Pallavas and Chalukyas frequently raided one another's land, especially attacking the capital cities which were prosperous towns. तो Pallavas and Chalukyas ने एक दूसरे पर अटैक किया और रेड किया एक दूसरे की लैंड्स को एंड उन लैंड्स को जो कि प्रोस्पेरस बहुत इंपॉर्टेंट टाउन्स थे जैसे कि कैपिटल सिटीज। द बेस्ट नॉन चालुक्य रूलर वाज पुलकेशिन II। सो बेस्ट चालुक्य रूलर कौन देखने को मिला? पुलकेशिन II। We know about him from a प्रशस्ति composed by his court poet रवि कीर्ति। तो हमको पुलकेशिन II के बारे में कहाँ से देखने को मिला? प्रशस्ति से देखने को मिला जो उनके कोर्ट पोइट रवि कीर्ति ने लिखी थी। This tells us about his ancestors who are traced back through 4 generations from father to son. Pulakeshin evidently got the kingdom from his uncle. तो प्रशस्ति में हमको उसके ancestors के बारे में देखने को मिला, उनकी generations के बारे में देखने को मिला, बट जो पुलकेशिन का kingdom मिला था वो उसको उसके uncle से मिला था। According to Ravi Kirti, he led expeditions along both west and east coast. Besides, he checked the advance of Harsh. There is an interesting play of words in the poem. Harsh means happiness. The poet says that after this defeat, Harsh was no longer Harsh. Pulakeshin also attacked the Pallav king who took shelter behind the walls of Kanchipuram. रवि कीर्ति के अकॉर्डिंग पुलकेशिन ने पश्चिमी और पूर्वी दोनों ही कोस्ट पे अभियानों का नेतृत्व किया। इसके अलावा उन्होंने हर्ष की प्रगति
का भी ध्यान दिया, प्रकृति की भी जांच की। एंड पोइम में क्या देखने को मिला? वर्ड्स का एक प्ले देखने को मिला, शब्दों का दिलचस्प खेल। हर्ष का मीन होता है हैप्पीनेस, मीन हर्ष का अर्थ है खुशी। एंड पोइट क्या कहता है? इस हार के बाद हर्ष हर्ष नहीं रहा। पुलकेशी ने पल्लव राजा पर भी हमला किया, जिन्होंने कांचीपुरम की दीवारों के पीछे शरण ले ली थी, who took shelter behind the walls of Kanchipuram. But चालुक्य विक्ट्री was short-lived. चालुक्य की जो जीत थी वो बहुत छोटी थी। Ultimately, both Pallavas and Chalukyas gave way to new rulers belonging to Rashtrakuta and Chola dynasties. How were these kingdoms administered? As in the case of earlier kings, land revenue remained important for these rulers, and the village remained the basic unit of administration. तो पहले के किंग्स में क्या देखने को मिला कि जो लैंड रेवेन्यू था वो इम्पोर्टेंट था रूलर्स के लिए, एंड विलेज को बेसिक यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बनाया जाता था। देयर वर सम न्यू डेवलपमेंट्स एज वेल, कई नई डेवलपमेंट्स भी देखने को मिली। Kings adopted a number of steps to win the support of men who were powerful either economically or socially, or because of their political or military strength. तो किंग ने बहुत सारे स्टेप्स भी अडॉप्ट किए ऐसे लोगों का सपोर्ट पाने के लिए जो कि पावरफुल थे, पावरफुल इन द वेज ऑफ इकोनॉमिकली, सोशली, पॉलिटिकली और मिलिट्री स्ट्रेंथ। फॉर इंस्टेंस, some important administrative posts were now hereditary. This means that sons succeeded fathers to this post. For example, the poet Harishen was a Mahadandanayak or chief judicial officer like his father. So कुछ पोस्ट को हेरिडिटरी बना दिया गया, मीन फादर की पोस्ट को सन को देना शुरू कर दिया एज इट इज। जैसे कि पोएट हरिशेन को महादंड नायक और चीफ जुडिशियल ऑफिसर की पोस्ट मिली like his father. Sometimes one person held many offices. कभी कभी एक इंसान ही बहुत सारे offices भी देखता था. For example, besides being a Mahadanayak, Harishen was a Kumar Amatya, meaning an important minister, and a Sandhi Vigrahika, meaning a minister of war and peace. मतलब हरिशेन महादंडनायक मीन्स चीफ जुडिशियल ऑफिसर तो थे ही, उसके अलावा इम्पोर्टेंट मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ वॉर एंड पीस की पोस्ट भी हरिशेन की ही थी। Besides, important men probably had a say in local administration. इम्पोर्टेंट लोग भी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में बोल सकते थे। कौन कौन से लोग उसमें इंक्लूडेड थे? These included नगर श्रेष्ठी और चीफ बैंकर और मर्चेंट ऑफ द सिटी, द सार्थव और लीडर ऑफ द मर्चेंट कारवांस, द प्रथम कुलिका और द चीफ क्राफ्टमैन एंड हेड ऑफ द कायस्थास और स्क्राइब। सो कौन कौन से इंपॉर्टेंट मैन जो बोल सकते थे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में? उनमें थे चीफ बैंकर और मर्चेंट ऑफ द सिटी, लीडर ऑफ द मर्चेंट कारवान एंड प्रथम कुलिका और चीफ क्राफ्टमैन, और उसके अलावा हेड ऑफ द स्क्राइब्स। These policies were reasonably effective, but sooner or later some of these powerful men grew strong enough to set up independent kingdoms. ये सारी policies काफी effective थी, पर कुछ समय के बाद कुछ powerful men ने अपने खुद के independent kingdoms बना लिए। A new kind of army, एक नई तरह की आर्मी भी देखने को मिली। Like earlier rulers, some of these kings maintained a well-organized army with elephants, chariots, cavalry, and foot soldiers. Besides, there were military leaders who provided the king with troops whenever he needed them. They were not paid regular salaries. Instead, some of them received grants of land. They collected revenue from the land and used this to maintain soldiers and horses and provide equipment for warfare. These men were known as Samantas. Whenever the ruler was weak, Samantas tried to become independent. So पहले के रूलर्स में क्या देखने को मिला कि किंग्स मेंटेन करते थे आर्मी। आर्मी किसके साथ? एलिफेंट्स, चैरियट्स, कैवलरी एंड फुट सोल्जर्स के साथ। ऐसे ही अभी भी हो रहा था। उसके अलावा मिलिट्री लीडर्स को किंग प्रोवाइड करता था ट्रूप्स जब जब उन्हें नीड होती थी। उनको रेगुलर सैलरीज नहीं दी जाती थी।
बल्कि कुछ को लैंड ग्रांट की जाती थी। रेवेन्यू कलेक्ट होता था लैंड से, एंड ये इसलिए कलेक्ट होता था ताकि सोल्जर्स एंड हॉर्सेस का मेंटेनेंस किया जा सके। एंड ऐसे लोगों को बोला जाता है समंतास। जब समंतास देखते थे कि रूलर वीक है तो वो खुद को इंडिपेंडेंट बनाने का ट्राई करते थे। Now, assemblies in the southern kingdom. The inscriptions of Pallavas mention a number of local assemblies. पल्लवास के इंस्क्रिप्शन में बहुत सारी लोकल असेंबलीज देखने को मिली। These included, उसमें क्या क्या इंक्लूडेड है? सभा, which was an assembly of Brahmin landowners. This assembly functioned through subcommittees which looked after irrigation, agricultural operations, making roads, local temples, etc. So ये assembly function करती थी सब committees के through. Sub committees जैसे कि committee who looked after irrigation, agricultural operations, making roads, local temples, etc. The Ur was a village assembly found in areas where the landowners were not Brahmin. तो उर एक विलेज असेंबली को नाम दिया गया जो कहाँ पे होती थी? जहाँ पे लैंड ओनर्स ब्राह्मण नहीं थे। एंड नागाराम वॉज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मर्चेंट, और नागाराम एक ऑर्गेनाइजेशन थी मर्चेंट की। It is likely that these assemblies were controlled by rich and powerful landowners and merchants. So ये assemblies control की जाती थी rich and powerful landowners and merchants के through. And many of these local assemblies continued to function for centuries. Now we will see ordinary people in the kingdom. We can catch an occasional glimpse of the lives of ordinary people from plays and other accounts. So हमको ordinary people के बारे में plays और कुछ accounts से पता चला. Let us look at some of these. Kalidas is known for his plays depicting life in the king's court. King के दरबार में कैसी लाइफ होती थी ऐसा कालिदास ने अपने प्लेस के थ्रू बताने की कोशिश की है. An interesting feature about these plays is that king and most Brahmins are shown as speaking Sanskrit, while women and men other than king and Brahmins use Prakrit. So सबसे interesting feature in plays में क्या देखने को मिला कि जो king है और कुछ ब्राह्मण है वो तो संस्कृत बोल रहे हैं, लेकिन बाकी के अदर मैन, किंग के अलावा दूसरे मैन ने और वुमेन ने एंड ब्राह्मण वो यूज कर रहे हैं प्राकृत लैंग्वेज. प्राकृत मीन ऑर्डिनरी लोकल लैंग्वेज. सबसे फेमस प्ले कालिदास का है अभिजनन शकुंतलम. अभिजनम शकुंतलम में क्या है? It is a story of love between a king named Dushyant and a young woman named Shakuntala. So it is a love story between a king named Dushyant and a young woman named Shakuntala. We find an interesting description of the plight of a poor fisherman in this play. So एक poor fisherman का भी description दिया गया है इस play में अभिजनन शकुंतलम. So कैसे दिया है description? A fisherman finds a ring. A fisherman found a precious ring which the king had given to Shakuntala, but which had been accidentally swallowed by a fish. तो एक फिशरमैन को बहुत ही प्रेशियस रिंग मिली, बहुत ही कीमती अंगूठी मिली जो किंग ने दुष्यंत किंग ने शकुंतला को दी थी, एंड एक्सीडेंटली वो फिश ने स्वेलो कर ली थी. When he went to the palace with it, the gateman accused him of theft and the chief police officer was rather rude. जब फिशरमैन पैलेस में उस रिंग को लेके गया तो गेटमैन ने ऐसा सोचा कि उसने चोरी की है इस रिंग की, और चीफ पुलिस ऑफिसर ने भी बहुत गुस्से से बात की. However, the king was happy when he saw the ring and thanked a reward for the fisherman. जब किंग ने रिंग देखी तो वो बहुत खुश हुआ और उसने उसको रिवॉर्ड दिया. Then police officer and gateman decided to take a share of the reward and went along with fisherman to have a drink. फिर पुलिस ऑफिसर और गेटमैन ने क्या डिसाइड किया कि उनको भी रिवॉर्ड का शेयर मिलना चाहिए, उसमें से कुछ शेयर मिलना चाहिए जो कि रिवॉर्ड किंग ने फिशरमैन को दिया है. तो वो फिशरमैन के साथ ड्रिंक करने के लिए चले गए. The Chinese pilgrim Faxian noticed the plight of those who were treated as untouchables by the high and mighty. They were expected to live on the outskirts of the city. He writes, if such a man enters a town or a marketplace, he strikes a piece of wood in order to keep himself separate.
People hearing this sound know what it means and avoid touching him or brushing against him. तो एक चाइनीज पिलग्रिम फाजियान वो क्या लिखते हैं कि उन्होंने नोटिस किया कि कुछ लोगों को अनटचेबल्स भी ट्रीट किया जाता था रिच या हाई कास्ट लोगों के थ्रू। उनको सिटी के आउटर साइड पे रहने के लिए जगह दी जाती थी एंड जब वो अनटचेबल मैन किसी टाउन या मार्केट में आता था तो वो अपने साथ एक लकड़ी का पीस वुड का पीस लेके आता था ताकि वो बाकी लोगों से खुद को सेपरेट रख सके और लोग इस वुड के साउंड को सुन के जान ले कि वो एक अनटचेबल है एंड वो लोग उसके आसपास नहीं आए और उससे दूर होके चलें और उसको टच नहीं करें। And Banbhat provides us with a vivid picture of King's army on the move. बनभट्ट समुद्रगुप्त के कोर्ट पोएट ने हमको एक विविड पिक्चर भी दिया है, क्लियर पिक्चर भी दिया है किंग आर्मी का जो कि मूव पे थी, जो चल रही थी कहीं जाने के लिए। The King's army. The king traveled with an enormous amount of equipment. So बनभट्ट ने क्या बताया, जो किंग है वो बहुत सारी चीजों के साथ जाते थे एक जगह से दूसरी जगह। अपार्ट फ्रॉम वेपन देयर वर थिंग्स ऑफ डेली यूज। हथियारों के अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें होती थी जो डेली यूज में काम आती थी। सच एज क्या क्या थी? पोट्स, पैन्स, फर्नीचर, गोल्डन फुटस्टूल्स, फूड, even animals such as goat, deer, rabbits, vegetables, spices, carried on carts or loaded onto pack animals such as camels and elephants. This huge army was accompanied by musicians beating drums and others playing horns and trumpets. इन सब चीजों के अलावा आर्मी के साथ म्यूजिशियन भी होते थे जो ड्रम बजाते थे एंड ट्रम्पेट बजाते थे। Villagers had to provide hospitality along the way. They came with gifts of curds, gur and flowers and provided fodder for the animal. जो villages थे वो बहुत अच्छी hospitality करते थे, रास्ते में वो बहुत सारी गिफ्ट्स के साथ आते थे जैसे कि दही, गुड़, फूल और एनिमल्स के लिए फॉडर भी प्रोवाइड करते थे। They also tried to meet the king and place their complaints and petitions before him. वो ये भी ट्राई करते थे कि वो किंग से मिल सके और अपनी कंप्लेंट्स उनको बता सके। The army left a trail of destruction behind. Elephants often trampled down the huts of villagers, and oxen yoked to the caravans of merchants ran away scared by the tumult. तो आर्मी जब जाती थी तो वहां पे पीछे डिस्ट्रक्शन भी देखने को मिलती थी क्योंकि एलिफेंट्स बहुत सारी झोंपड़ियों को रौंद देते थे और जो व्यापारियों के कारवां में बंदे बैल थे वो भी शोर से डरकर भाग जाते थे। As बनभट्ट से the whole world was swallowed up in dust. जैसा कि बनभट्ट ने कहा भी है कि जो पूरा वर्ल्ड है, होल वर्ल्ड है, वो सब धूल में समा गया था। So now we have seen what was happening in the subcontinent, but in elsewhere, what was happening in the world? Let's see this now. Arabia. We will see about Arab or Arabia. Arabia is a desert. It was a hub of communications for centuries. So बहुत सालों से वो hub of communication रहा है। In fact, Arab merchants and sailors played an important role in the sea trade between India and Europe. तो hub of communication क्यों रहा है? क्योंकि अरब के merchants and sailors ने बहुत important रोल प्ले किया है sea trade में, sea trade between India and Europe. Others who lived in Arabia were the Bedouins, pastoral tribes depending mainly on camels, hardy animals that could survive in the desert. So बाकी के लोग जो अरब में रहते थे वो थे Bedouins या फिर pastoral tribes जो डिपेंड करते थे ज़्यादातर एनिमल्स पे ताकि वो डेजर्ट में सर्वाइव कर सके। Around 1400 years ago, Prophet Muhammad introduced a new religion, Islam, in Arabia. लगभग 1400 साल पहले प्रॉफिट मोहम्मद ने एक नया रिलीजन इंट्रोड्यूस किया अरब में जिसका नाम दिया इस्लाम। Like Christianity, Islam was a religion that laid stress on the equality and unity of all before Allah, the one supreme God.
तो क्रिश्चियनिटी की तरह ही इस्लाम ने भी स्ट्रेस दिया इक्वालिटी पे एंड यूनिटी पे बिफोर गॉड. Here is a verse from Quran, the sacred book of Islam. So, यहाँ पे कुरान में से एक वर्स दिया गया है एंड कुरान इज द सैक्रेड बुक ऑफ इस्लाम. क्या लिखा गया है? फॉर मुस्लिम मैन एंड वुमेन, फॉर बिलीविंग मैन एंड वुमेन, फॉर डिवोट मैन एंड वुमेन, फॉर ट्रू मैन एंड वुमेन, for men and women who are patient and constant, for men and women who humble themselves, for men and women who give in charity, for men and women who fast, for men and women who guard their chastity, and for men and women who engage much in Allah's remembrance. For them has Allah prepared forgiveness and great reward. तो क्या लिखा है इस्लाम की बुक कुरान में कि जो मुस्लिम पुरुषों और महिलाओं के लिए, विश्वास करने वाले पुरुषों और महिलाओं के लिए, धर्मनिष्ठ पुरुषों और महिलाओं के लिए, सच्चे पुरुषों और महिलाओं के लिए, धैर्यवान और स्थिर पुरुषों और महिलाओं के लिए, खुद को गुनगुनाने वाले पुरुषों और महिलाओं के लिए, दान देने वाले पुरुषों और महिलाओं के लिए, उन पुरुषों और महिलाओं के लिए जो उपवास करते हैं, उन पुरुषों और महिलाओं के लिए जो अपनी पवित्रता की रक्षा करते हैं, और मेरे और महिलाओं के लिए जो अल्लाह की याद में बहुत व्यस्त रहते हैं, उनके लिए अल्लाह ने क्षमा और महान इनाम तैयार किया है. So, for them, Allah prepared forgiveness and great reward. Within 100 years, Islam spread to North Africa, Spain, Iran and India. कुछ सालों में इस्लाम अलग अलग जगह पे स्प्रेड हो गया, जैसे कि नॉर्थ अफ्रीका, स्पेन, ईरान एंड इंडिया. Arab sailors who were already familiar with the coastal settlements of the subcontinent now brought the new religion with them. Arab soldiers conquered Sindh about 1300 years ago. So, अरब सोल्जर्स ने सिंध भी कंकर किया, जो कि प्रेजेंट डे पाकिस्तान में अराउंड अबाउट 1300 years ago. And here we complete our chapter 11 from History of Class 6. If you have any doubts, you can ask me in the comment section. If you all like my video, then kindly subscribe to my channel Naveen Chahat Lifelines, and also like, comment and share. Thank you for watching.